कहानियाँ जो कभी हंसाती हैं, कभी रुलाती हैं, तो कभी चुपके से कोई सीख दे जाती हैं। नमस्कार। कहानी गोल्ड में आज सुनिए डॉक्टर गीता शर्मा जी की लिखी कहानी प्ले कार्ड। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? जी मैं सारंग। सारंग? कौन सारंग? जी मुझे राजीव से बात करनी है। ओह, वह तो इस समय नहीं है घर पर। मैं सुहानी बोल रही हूँ, राजीव अंकल की भतीजी। आंटी हैं घर पर, बात करवा दूँ आपकी? जी नहीं, कोई बात नहीं। कृपया आप मेरा नया नंबर नोट कर लें और राजीव जी तक मेरा संदेश पहुंचा दें। जी जरूर। धन्यवाद कहकर सारंग ने फोन रख दिया। अचानक हुए ट्रांसफर के कारण वह राजीव जी से मिल नहीं पाया था। फिर नए शहर और नई जिम्मेदारियों में ऐसे उलझ गया कि उनसे बात किए हुए एक अरसा बीत गया। लेकिन आज उनके पुराने साथी से उनकी बातें सुनकर उसे उनकी याद हो आई, तो उसने ऑफिस से ही कॉल किया था, पर अफसोस बात नहीं हो पाई। खैर, फिर वह अपने विभागीय कार्यों में व्यस्त हो गया। सारंग भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय में अधिकारी बनकर पिछले महीने ही दिल्ली आया है। दिल्ली का अतिवादी मौसम उसे बिल्कुल रास नहीं आ रहा है। ऊपर से रोज रोज के ट्रैफिक जाम बेहद थकाऊ और उबाऊ होते हैं। इसलिए वह अक्सर कुछ फाइल्स रास्ते में ही देख लिया करता है। इसी तरह से काम हो जाता है और खींच से भी बचा जा सकता है। उस दिन ऑफिस से लौटते वक्त तेज बारिश शुरू हो गई। जगह जगह जल भराव और लंबा ट्रैफिक जाम। थकान के कारण कोई नई फाइल देखने का मन नहीं था। वह आंख बंद करके रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा था। एफएम रेडियो पर उसका पसंदीदा गाना बज रहा था, रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन। तभी उसका मोबाइल बज उठा। हेलो, कौन? जी मैं सुहानी। सुहानी? जी राजीव अंकल की भतीजी। ओह, ओके ओके। कैसे हैं राजीव सर? एकदम बढ़िया। और आप कैसे हैं? मैं भी अच्छा हूँ। अंकल कहते रहते हैं कि करियर गाइडेंस के लिए आपसे बात कर लूं। ये तो उनका बड़प्पन और स्नेह है। नहीं, सच में अंकल इतनी तारीफ करते हैं आपकी। बात बात में उदाहरण देने लगते हैं कि किस तरह बाधाओं को लांघ मेहनत और लगन से आपने ये मुकाम हासिल किया है। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना बात कर ली जाए आज आपसे। सुहानी ने झिझकते हुए कहा। उसकी घबराहट उसकी आवाज से साफ झलक रही थी। बहुत अच्छा किया आपने, अनायास बोल दिया उसने। फिर बात संभालते हुए पूछा, क्या करती हैं आप? मैं ट्राइबल आर्ट एंड क्राफ्ट में डील करती हूँ। अरे वाह, बहुत सुंदर। मुझे बचपन से ही ये सब बहुत भाता था, तो उसी को प्रोफेशन भी चुन लिया। फाइन आर्ट्स में मास्टर्स किया है, तो बस वहीं कुछ करती रहती हूँ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। आखिर कितने लोग हैं जो अपने शौक को ही अपना प्रोफेशन बना पाते हैं। हाँ सो तो है, लेकिन क्या? बहुत स्ट्रगल है इस फील्ड में। पहचान बनाने में ही जीवन खप जाता है। बिना पहचान के कोई नहीं पूछता, फिर बहुत फायदेमंद भी नहीं है। पर आत्मसंतोष तो है। हाँ फिर भी कई बार सोचती हूँ कि अपना प्रोफेशन बदल लूं। आप गाइड करिए। दोनों बहुत देर तक गंभीर बात करते रहे, पर बीच बीच में हंसते भी रहे। घर पहुंचकर ड्राइवर ने गाड़ी का दरवाजा खोला तो बातचीत का दौर खत्म, इस वादे के साथ कि वे बात करते रहेंगे। सारंग को आज ऑफिस में अति व्यस्त और ऊब भरे दिन के बाद भी घर पहुंचने पर बिल्कुल थकान महसूस नहीं हो रही थी, बल्कि मन में गुदगुदी सी हो रही थी, जैसे हल्के हल्के से बादल उड़ रहे हों उसके मन के आकाश में। अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही थी और उसके पुलकित मन में अभी तक बस वही गाना गूंज रहा था। वह अनायास गुनगुनाने लगा। महफिल में कैसे कह दें किसी से, दिल बंध रहा है एक अजनबी से। सुहानी से हुई इस
शाब्दिक मुलाकात से सारंग बहुत प्रभावित हुआ था। वह उसकी आवाज सुनने के लिए एक खिंचाव महसूस करने लगा था। सुहानी भी जैसे उसके कॉल के इंतजार में ही रहती और कभी खुद से ही कॉल कर लिया करती। फिर तो जैसे नियमित बातचीत का एक सिलसिला शुरू हो गया। उसने महसूस किया कि दोनों के इंटरेस्ट काफी मिलते हैं और इसी कारण उनकी बातचीत काफी सहज और स्वाभाविक सी होती है। एक दिन बातों बातों में सारंग ने अपनी एक कविता की कुछ पंक्तियां सुनाई तो सुहानी चौंक गई। अरे वाह, बहुत सुंदर अभिव्यक्ति, तो कविताएं भी लिखते हैं आप? उसने आश्चर्य करते हुए कहा। और क्या क्या कर लेते हैं आप, ऑलराउंडर हैं आप तो, तभी अंकल आपकी इतनी ज्यादा तारीफ करते रहते हैं। अरे नहीं, बस यूं ही कुछ लिख लेता हूँ। जब भी अकेला होता हूँ कविताएं मेरे अकेलेपन को बांट लेती हैं। मेरी तन्हाई की हमसफर है मेरी कविताएं। बहुत सुंदर लिखते हैं आप, सच में। ऐसा करिए, आप अपनी कविताएं मुझे भेज दीजिए, मैं उन्हें कैनवास पर उतार दूंगी। आफ्टर ऑल, पेंटिंग इज पोएट्री विथ कलर्स। ओह, बहुत सुंदर बात कही आपने, आपका हार्दिक आभार। प्लीज ये मेरे लिए सौभाग्य होगा। ओके ठीक है, मैं आप तक पहुंचने की कोई व्यवस्था करता हूँ और मैं एक एग्जीबिशन लगाती हूँ। फिर दोनों जोर से हंस पड़े। वाह, एग्जीबिशन के नाम से याद आया कि हमारा सांस्कृतिक मंत्रालय भी एक राष्ट्रीय प्रदर्शनी आयोजित कर रहा है। आप चाहें तो आपके लिए भी स्टॉल बुक कर देता हूँ। अरे, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों के साथ मैं कहाँ? ये क्या बात हुई भला? कलाकार अच्छा या बुरा तो हो सकता है, पर छोटा या बड़ा नहीं होता। हर कलाकार कला का साधक होता है। फिर सोचिए, इसी से तो पहचान मिलेगी आपको। ठीक है, यदि आपको यह उचित लगता है तो तारीख तय होते ही आपको बता दूंगा, पर आप तैयारी तो शुरू कर दें। 15 दिसंबर से विविध कला प्रदर्शनी लगनी है, सारंग ने उसे बता दिया था। दोनों ही अपने अपने कामों को पूरा करने में लगे हुए थे। समय पंख लगाकर उड़ रहा था। फिर एक दिन सुहानी ने अपने आने की सूचना देने के लिए सारंग को फोन किया। मैं 14 सुबह की फ्लाइट से दिल्ली पहुंच रही हूँ, आप मुझे रुकने ठहरने का पता नोट करवा दीजिए। अरे वाह, ये क्या बात हुई, आप आ रही हैं हमारे यहाँ? हमारी आधिकारिक अतिथि हैं आप। मैं आता हूँ आपको रिसीव करने। नहीं, ऐसी किसी औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है, मैं टैक्सी ले लूंगी। औपचारिक तो आप हो रही हैं। फिर कुछ रुककर उसने कहा, आप चाहें तो मैं भी आ सकता हूँ बिना किसी औपचारिकता के। ठीक है, पर आप मुझे पहचानेंगे कैसे? उसकी चिंता आप न करें, मैंने आपको इतना तो जान ही लिया है कि आपको पहचान सकूं। बात को खत्म करते हुए उसने कहा। सारंग पूरे दिन बस सुहानी को लेकर प्लान बनाता रहा कि वे लोग कहाँ कहाँ सहजता से जा सकते हैं और कहाँ उसे परेशानी हो सकती है। अगली सुबह बहुत ही खुशगवार थी। सारंग का मन इस बहुप्रतीक्षित मुलाकात के बारे में सोचकर ही रोमांचित था। सुहानी की फ्लाइट दोपहर में आने वाली थी। वह तैयार होकर समय से पूर्व ही एयरपोर्ट पहुंच गया था। एयरपोर्ट पर ड्राइवर ने गाड़ी में से निकालकर सामान उसे पकड़ा दिया। एक हाथ में सुहानी की पसंद के फूलों का गुलदस्ता और दूसरे में उसके नाम का प्ले कार्ड लेकर वह आगमन द्वार पर मानो आंखें बिछाए उसकी प्रतीक्षा करने लगा। प्ले कार्ड तो उसने खुद ही तैयार किया था। फ्लाइट को आए हुए समय हो चला था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बिल्कुल नई तरह की अनुभूति हो रही थी। टीनेजर्स के जैसा उतावलापन, जिसके बारे में वह स्वयं भी अब तक अनजान था। पैसेंजर बाहर निकलने लगे थे और सारंग निकासी द्वार पर टकटकी लगाए देख रहा था। उसकी नजर बाहर निकलकर आने वाले हर यात्री से जा टकराती, पर उसे किसी में भी सुहानी की छवि दिखलाई नहीं दी। कब आएगी वह? उससे मिलने की उत्सुकता उसे अधीर और बेचैन कर रही थी। समय बीतता गया पर सुहानी नहीं आई। चिंतातुर होकर उसने उसे कॉल किया, पर कॉल भी नहीं लग रहा था। वह बेतहाशा बस कॉल किए जा रहा था, पर हर बार यही सुनाई देता कि आप जिसे कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं वह आपकी पहुंच से दूर है। उसका मन नहीं मान रहा था। वह तो बस सुहानी को कॉल किए जा रहा था। हताशा निराशा बढ़ती जा रही थी। इस अप्रत्याशित परिस्थिति के लिए तो वह तैयार ही नहीं था।
उसने कंफर्म किया कि सारे यात्री निकल चुके थे। अब क्या किया जा सकता है? उसकी आंखें तो अभी भी उसी को ढूंढने के जतन में हर आगंतुक तक पहुंच जाती और फिर गहरी निराशा ओढ़े लौट आती। काफी समय बीत चुका था और अधिक प्रतीक्षा निरर्थक ही प्रतीत हो रही थी, पर अब भी उसका मन लौटने को तैयार नहीं था। आखिर सुहानी ने ऐसा क्यों किया होगा? क्या उसे मेरे बारे में पहले से पता नहीं था? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने मुझे व्हीलचेयर पर देखकर मुझे पहचानना ही न चाहा हो? क्या जानबूझकर उसने ऐसा किया है? पर राजीव सर को तो मेरे बारे में सब कुछ पता था और उन्होंने जरूर बता दिया होगा मेरे बारे में। फिर ऐसा क्या हुआ? उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि उसने किस तरह के लुभावने भ्रम पाल लिए थे। वह मुगालते में ही रहा। तभी तो क्या वह सारी बातें छलावा थीं? वह जितना सोचता उतना ही अधिक संदेह के दलदल में धंसता चला जाता। करे भी तो क्या करे वह? शाम ढल चुकी थी और बीतता हर पल आशंकाओं के अंधेरे लिए रात को और स्याह बना रहा था। उसे लगने लगा कि और इंतजार करना व्यर्थ ही है। आखिरकार भारी मन से फूल और प्ले कार्ड वहीं फेंक कर वह घर लौट आया। फिर बिना खाना खाए वह बिस्तर पर लेट गया, लेकिन नींद को ना तो आना था और ना ही आई। पूरी रात बस एक ही बात चुभ रही थी कि आखिर सुहानी ने ऐसा क्यों किया होगा। अगले दिन सुबह से ही मौन पड़े फोन को देखता रहा और मन ही मन उसके बज उठने की बढ़ती तीव्रता के आगे बेबस रहा। उसने सारे संपर्क सूत्र खंगाल लिए पर कहीं से भी कुछ पता नहीं चल सका। अब उसकी शंका बलवती हो चली थी कि सुहानी का उससे संपर्क ना करना उसका एक सोचा समझा निर्णय है। अगर ऐसा है तो फिर उसे क्या करना चाहिए? इसी उधेड़-बुन में सारंग अपने को अनिर्णय के भंवर में फंसा हुआ महसूस करने लगा। उसे भी प्रदर्शनी स्थल पर जाना था, पर शोभ और पीड़ा से बोझिल मन ने उसे जकड़ लिया था। उसने तबीयत ठीक ना होने का कहकर अवकाश ले लिया। दरअसल वह सुहानी के सामने पड़ना ही नहीं चाहता था। उसने सोचा यदि वह सुहानी से प्रेम करने लगा है तो उसे उसके इस निर्णय का सम्मान करना चाहिए। कोई लड़की क्यों पसंद करेगी उसके जैसे व्यक्ति को अपने जीवन साथी के रूप में? उसे यह सब समझना चाहिए और बुरा नहीं लगना चाहिए, पर वह अपने मन को नहीं समझा पा रहा था, जो इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं था कि सुहानी ऐसा कर सकती है। फिर सोचा शायद यही अच्छा होगा सुहानी के लिए भी कि वह उससे बिल्कुल अलग हो जाए, हमेशा हमेशा के लिए। फिर अलग हो जाने से प्रेम थोड़े ही खत्म हो जाएगा, जैसे कृष्ण और राधा का प्रेम। ऐसा सोचकर ही उसकी आत्मा कांप उठी। पर इस तरह बिना मिले उसे एक कोशिश जरूर करनी चाहिए। आखिर वजह पता भी तो चले। क्या वजह पता नहीं है तुम्हें? उसके मन ने प्रश्न किया। क्यों जानकर भी अनजान बन रहे हो? उसके भी कुछ सपने होंगे और तुम उसके सपनों के राजकुमार नहीं हो सकते। और यह भी तो संभव है कि वह तुमसे प्यार करती ही ना हो। जो भी हो, अब तुम्हें उसे उसके निर्णय के साथ जीने के लिए छोड़ देना चाहिए। पीड़ा इतनी अधिक थी कि वह सह नहीं पा रहा था। भावावेश में आकर उसने तुरंत अपने घर जाने का निर्णय ले लिया और अगली फ्लाइट से निकल भी गया। वह जल्दी से जल्दी इस रिजेक्ट कर दिए जाने की हीन भावना से दूर होना चाहता था। बिना किसी पूर्व सूचना के घर पहुंचते ही उसके परिवार वाले खुश होने से अधिक हतप्रभ थे। यूं अचानक सब ठीक तो है? उसके पिताजी ने पूछा। क्यों, क्या मैं अपने घर भी नहीं आ सकता हूं? अरे नहीं, ये बात नहीं है। हम तो कितने दिनों से तुम्हारी बाट जोह रहे थे। अच्छा किया जो आ गए। उसे क्यों परेशान कर रहे हैं आप? देखते नहीं कितना थका हुआ लग रहा है। माँ ने पिताजी को टोकते हुए कहा। अच्छा बताओ, अब कुछ दिन तो रहोगे ना हमारे साथ? हाँ, आप जब तक चाहे रुक जाऊंगा। अप्रत्याशित उत्तर था सारंग का, वरना वह तो रोकने पर भी कभी नहीं रुका। उसकी खीज उसके चेहरे पर ठहर गई थी। बातचीत में उसकी दिलचस्पी नहीं थी। थक गया हूं, थोड़ा सो लेता हूं, कहते हुए वह अपने कमरे में आ गया। रात को खाना खाते समय माँ ने डरते हुए कहा, एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है, तुम कहो तो बुलवा ले उन्हें। तुम्हारे आने का ही इंतजार कर रही थी मैं। लड़की से मिल लो, पसंद आ जाए तो चटमंगनी पट ब्याह।
हालांकि वह जानती थी कि शादी की बात करते ही सारंग का मूड अपसेट हो जाता है, पर माँ का दिल उसकी गृहस्थी बसते देखना चाहता है। माँ के एकालाप पर सारंग चुप ही रहा। अरे कुछ तो बोलो, अच्छा परिवार है, मैंने लड़की देख ली है, बहुत सुंदर और समझदार है, मैंने सब बता दिया है और उसे कोई आपत्ति नहीं है। वो जानती है और फिर भी तैयार है, उसने चिढ़ते हुए कहा। क्यों तैयार नहीं होगी? क्या कमी है मेरे बेटे में? कोई भाग्यशाली ही होगी जो तुम्हारी जीवन संगिनी बनेगी। आप माँ हो ना, इसलिए आपको कोई कमी नजर नहीं आती, वरना कौन देना चाहेगा अपनी बेटी मुझ जैसे? और लड़कियों के सपनों के राजकुमार घोड़े पर बैठकर आते हैं, यूं किसी व्हील चेयर पर बैठकर नहीं। सारंग के अनुभव की कड़वाहट उसके शब्दों में उतर आई थी। अरे बताया तो अभी कि सब राजी हैं, बस तुम दोनों मिल लो एक बार। बहुत कठिन दौर से गुजरी है केत की, बड़ी मुश्किल से जान बची है उसकी। ससुराल वालों ने तो उसके चेहरे पर उभर आए सफेद दाग के आगे उसकी योग्यता हार गई। माँ ने गहरी सांस लेकर कहा। उसने माँ की ओर देखा। हाँ बेटा, मैं चाहती हूं कि तुम कम से कम मिल तो लो एक बार। सारंग की मनस्थिति कुछ भी निर्णय लेने की नहीं थी। वह देखते हैं कहकर अपने कमरे में आ गया। रात बेचैनी भरी रही और आंखें बोझिल। दिन भर की इतनी अधिक थकान के बावजूद वह सो न सका। इस रिजेक्शन के लिए कभी खुद को तो कभी सुहानी को दोषी मान रहा था। उसने राजीव सर को कॉल किया कि शायद वह कुछ बता सके, पर अफसोस उनका फोन भी आउट ऑफ ऑर्डर था, तो बात नहीं हो पाई। पर टूटा बिखरा मन जैसे उसके बस में नहीं था। उसकी समझ ने उसका साथ छोड़ दिया था। अनजाने अनचाहे उसकी उंगलियां सुहानी के नंबर डायल करने के लिए बेताब सी इधर उधर घूम रही थी, पर इस बार भी कॉल नहीं लगा। उसे कम से कम फोन तो करना चाहिए था। क्या इतनी कर्टसी भी नहीं है? इस बेरुखी पर खींच, गुस्सा और दर्द का एहसास असहनीय था। देर सुबह तक वह अपने कमरे में ही रहा। आज उठने की कोई वजह भी तो नहीं थी। क्यों, आज उठना नहीं है क्या? माँ की आवाज आई। जल्दी से तैयार होकर आ जाओ, तुम्हारी पसंद का नाश्ता तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हम लोग भी बैठे हैं बिना नाश्ता किए। आता हूं माँ, पर आप लोग तो नाश्ता कर लें। न चाहते हुए भी वह तैयार होकर टेबल पर आ गया। हम लोग आज उनके घर जा रहे हैं लड़की देखने। मैंने उन्हें बता दिया है कि तुम आए हुए हो। अरे माँ, आप भी ना। सुबह सुबह फिर वही पुराना राग लेकर बैठ गई। इस बार मैं तुम्हारी एक नहीं सुनने वाली। टाइम पर तैयार हो जाना। शाम का समय तय किया गया था, पर सारंग अभी तक कमरे से बाहर नहीं आया, तो माँ की आवाज आई। जल्दी करो सारंग, किसी को इस तरह प्रतीक्षा करवाना ठीक नहीं लगता। बड़े बेमन से ही वह साथ हो लिया। लड़की वाले बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। बहुत सम्मान के साथ आव भगत में जुट गए। टेबल पर चाय नाश्ता लग चुका था और अनुनय विनय चल रहा था। तभी केतकी ने एक चिरपरिचित सी मुस्कान के साथ कमरे में प्रवेश किया। इधर उधर की बातें, हंसी मजाक चलता रहा। फिर माँ ने कहा, अरे भाई, हमें बच्चों को भी समय देना चाहिए ताकि ये लोग आपस में बातें कर सकें। हाँ हाँ, क्यों नहीं, केतकी के पिता बोले। केतकी, तुम सारंग को अपने कमरे में ले जाओ। जी पापा। आइए, आपको अपनी स्टडी में ले चलती हूँ। केतकी ने सारंग की व्हीलचेयर को आगे बढ़ाते हुए कहा। वे लोग एक दूसरे की पसंद नापसंद पूछते रहे। सारंग यह सुनिश्चित कर लेना चाहता था कि केतकी इस रिश्ते के लिए मन से तैयार है, और किसी तरह के दबाव में या हताशा में आकर तो यह निर्णय नहीं ले रही। इसलिए उसने पूछा, आप अपनी मर्जी से ही हाँ कर रही हैं? जी हाँ। क्यों? आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? मैंने किसी के कहने पर यह निर्णय नहीं लिया है, बल्कि कॉलेज के दिनों से ही आपके प्रति एक लगाव महसूस किया करती थी, पर कभी जाहिर करने का मौका नहीं मिला। कॉलेज के दिनों से मतलब? पर मैं तो आपको पहचानता तक नहीं। कैसे पहचानेंगे? मैं 2 साल जूनियर थी आपकी। आप तो हमेशा से ही मेरिट होल्डर थे। जब भी आपको गोल्ड मेडल मिलता था तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। असेंबली में आपकी कविताएं सुना करती, तभी से मैं आपसे बहुत प्रभावित थी। वो एक ही सांस में बोल गई।
ओह, तो ये बात है, तभी माँ बोल रही थी। उसने सोचा, क्या आपको सच में इस बात से कोई एतराज नहीं कि मैं आपकी कल्पनाओं के जीवन साथी जैसा बिल्कुल नहीं हूं? जी नहीं। मुझे कोई एतराज क्यों होगा? अरे, लड़कियों के सपनों में राजकुमार अलग होते हैं शायद। वो तो मुझे पता नहीं, पर मेरे मन में साथी का जो अक्स है उसकी शक्ल जरूर आप जैसी ही है। कहकर वह मुस्कुरा दी और फिर गहरी सांस लेकर बोली, कल्पना का जीवन साथी मुझे कल्पनाओं में भरमाने वाला नहीं, यथार्थ में हाथ थामने वाला साथी चाहिए। वैसे भी कल्पनाएं आपके प्रेम से ही रंगी हुई होती हैं, आपके प्रेम के बिंब की प्रतिबिंब, है ना? प्रेम कल्पना नहीं होता, वह यथार्थ होता है। हमारी कल्पनाएं हमारे प्रेम की ही उपज है, जो यथार्थ में नहीं मिलता उसे कल्पनाओं में ढूंढता रहता है हर कोई। जहां भी हमारी कल्पनाओं हमारे सपनों को धरातल पर स्वागत करता यथार्थ मिल जाता है, वहां खुशियों के फूल खिलना तय है। वरना तो सपने बिखरने के दंश झेलना नियति बन जाती है। वह बोलती रही, जब आपका रिश्ता आया तो मैंने पापा को अपनी स्वीकृति पहले ही दे दी थी। फिर धीर गंभीर अंदाज में बोली, सारंग जी, आप जानते हैं ना कि कृष्ण हमेशा से राधा को चाहते रहे और मीरा कृष्ण को, एक तरफा। तभी तो मीरा का अपने प्रेम पर विश्वास जीत गया और कृष्ण मीरा के प्रेम के आगे विवश हो गए। फिर मीरा के गिरधर गोपाल बन गए। मैं किसी की राधा तो नहीं बन सकी, पर मुझे अपने प्रेम पर विश्वास था, अटूट विश्वास। यह कहकर केतकी रुक गई और सारंग के सारे तर्क भी पराजित हो चुके थे। उसकी सारी शंकाओं को अपने सौम्य तर्कों से केतकी ने नकार दिया था और उसे लगा जैसे उसके दिल की जलन पर किसी ने चंदन का लेप कर दिया हो। काफी समय हो चला था। वह दोनों भी परस्पर स्वीकृति के साथ एक मृदु स्मित लिए ड्राइंग रूम में आ गए। उनके चेहरे बता रहे थे कि सारंग और केतकी दोनों ने ही एक दूसरे को पसंद कर लिया है। अब हमें चलना चाहिए, सारंग और केतकी की ओर देखते हुए सारंग की माँ ने कहा। जी, कैसी लगी आपको हमारी बेटी? केतकी की माँ ने सारंग से पूछ ही लिया। दोनों एक दूसरे को देखते हुए मुस्कुरा दिए। उनकी ये मुस्कान मानो विस्तारित होकर हर किसी के चेहरे पर चिपक गई। उनके हाँ करते ही मुंह मीठा कराने की होड़ सी लग गई। सारंग की माँ ने अपने कंगन केतकी को पहनाते हुए कहा, हमारे बेटे के जीवन में तुम्हारा हार्दिक स्वागत है केतकी। घर पहुंचकर माँ तो खुशी से फूले नहीं समा रही थी। पापा भी बहुत निश्चिंत दिख रहे थे, पर सारंग अभी भी असमंजस में था कि कहीं ये निर्णय क्रोध में आकर तो नहीं ले लिया। जिंदगी अक्सर दोराहे पर ले आया करती है। हमारा चयन ही हमारा भविष्य, हमारी जिंदगी में आने वाले मोड़ों को भी तय कर देता है। सारंग इस समय स्वयं को ऐसे ही दोराहे पर खड़ा हुआ महसूस कर रहा था। इससे पहले कभी भी अपने निर्णय पर इतना संशय नहीं हुआ था। किन कर्तव्य विमूढ़ता की यह स्थिति असहनीय थी। वह इससे जितना जल्दी हो सके बाहर निकल जाना चाहता है। जिंदगी के इस अवांछित विकल्प दुविधा से बचना है तो उसे एक रास्ते का चयन करना ही पड़ेगा। क्या जिंदगी जिधर ले जा रही है उधर ही मुड़ जाया जाए? सलोनी और केतकी के लिए भी यही अच्छा होगा, और उसके खुद के लिए शायद। खुद के लिए क्या अच्छा होगा, पर पुनर्विचार की ना तो कोई इच्छा थी और ना ही कोई गुंजाइश। जिंदगी अब एक अप्रत्याशित मोड़ ले चुकी थी और अब पीछे मुड़कर देखना दुख और निराशा ही देगा। सो मूव ऑन। माँ की रट चटमंगनी पटब्याह से हट ही नहीं रही थी। अब तो शादी करके ही जाना यहां से तुम दोनों। माँ की जिद के आगे उसकी एक न चली तो ताबड़तोड़ सारे इंतजाम कर लिए गए और एक सादगी भरे समारोह में सारंग और केतकी ने अपना हाथ और जीवन एक दूसरे को सौंप दिया। परिणय सूत्र में बंद सारंग और केतकी दिल्ली आ गए। आज भी बारिश हो रही थी। बेमौसम की बारिश मानो नवदंपति को अपना शुभाशीष दे रही थी। घर पहुंचकर केतकी डिनर की तैयारी में जुट गई और सारंग भी अपने कमरे को थोड़ा व्यवस्थित करवाने लगा। टेबल के नीचे पड़े प्ले कार्ड को देख वह एकदम जड़ हो गया। ठंड में भी पसीने से भीग गया। अरे, ये यहीं पर छूट गया था। तो उस दिन
उस दिन उसके हाथ में कौन सा किसके नाम का प्ले कार्ड था। उसका शरीर कांपने लगा, दिल जोर से धड़कने लगा, इतनी जोर से कि तेज धड़कन की आवाज उसके कानों को चीर रही थी। अति उत्साह में उसने देखा तक नहीं कि किसी और के नाम का प्ले कार्ड हाथ में लिए खड़ा था। सुहानी तो संपर्क कर सकती थी, किंतु उसका फोन तो आउट ऑफ रीच था। मतलब क्या हुआ होगा? प्रश्न के इतने सारे उत्तर प्रति उत्तर करता उसका मन गहरी उदासी में डूब रहा था। उसे लगा जैसे वह किसी गहरी तलहटी में धंसता जा रहा है। लगा कि जैसे उसकी सांसें थम गई हैं। वह वहीं पड़ी कुर्सी पर गिर पड़ा और उसने महसूस किया कि सुहानी की काल्पनिक छवि प्ले कार्ड से निकलकर वहां टहलती हुई दिख रही थी। सुहानी के हाथ में कई सारे प्ले कार्ड्स थे। वह उसके सामने से गुजर रही थी, एक के बाद एक प्ले कार्ड लहराते हुए। प्ले कार्ड्स जिन पर उसकी कविताओं के बेहद खूबसूरत चित्रांकन उकेरे हुए थे। एक प्ले कार्ड जिस पर सिर्फ प्रश्न चिन्ह था, मानो वह पूछ रही हो, आखिर क्यों सारंग? मुझ पर नहीं पर खुद पर तो विश्वास करते सारंग, अपने प्रेम पर विश्वास करते। विकलांगता देह की कमी से नहीं होती, वास्तव में आत्मविश्वास में कमी ही असल मायनों में विकलांगता होती है। सारंग, तुमने अपना आत्मविश्वास इतनी आसानी से कैसे खो दिया? तुम नहीं, शायद तुम्हारा अपने प्रेम पर विश्वास अपंग था। सारंग, तुम्हारा प्रेम अपंग था। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर गीता शर्मा जी की लिखी कहानी प्ले कार्ड। साहित्य से सजे इन कहानियों को सुनने के लिए दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।